नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर संदीप बत्रा के पास। डॉक्टर संदीप डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में और सर गुड़गांव में भी बैठते हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर संदीप, कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो कैंसर से ही सुन के लोग डर जाते हैं और फिर जब कीमोथेरेपी की बात आती है तो बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं, बाल उड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो मैं इसी चीज़ पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी क्या है। कोई भी थेरेपी जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो भी हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीवायरल खाते हैं, एंटी फंगल्स खाते हैं, वो सब केमिकल्स ही हैं। अब स्पेसिफिकली कैंसर के अंदर क्योंकि ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो यूजली दूसरी बीमारियों में नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिक नाम कीमोथेरेपी दिया गया है। और जैसा आपने कहा कि कैंसर का नाम सुनते ही एक डर सा आता है, ऐसी कीमोथेरेपी सुन के आता है। बट कीमोथेरेपी दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर इससे डरेंगे तो कैंसर से लड़ नहीं सकते हैं। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी की अपनी सेल्स से आता है। बाकी सब जो बीमारियां हैं शरीर में बाहर से आती हैं। लाइक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, सांस का इन्फेक्शन हो गया, वो या गलत खाना खाने से, गलत सांस लेने से, गलत हवा में सांस लेने से होती है। बट जो कैंसर है वो अपनी बॉडी की सेल्स में ही बनता है। तो इसीलिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उन एबनॉर्मल सेल्स को किल करने के लिए, उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट बॉडी की नॉर्मल सेल्स पे भी आता है। इसीलिए लोगों के मन में अवधारणा बहुत सारी है कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नाम है उस थेरेपी का जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए होती है। बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स पहले इसके बारे में सुने जाते थे वो करीबन 20-30 साल पहले की कहानी है। अभी कीमोथेरेपी काफ़ी इवोल्व हो चुकी हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स टिपिकली हम सुनते थे वो अब इसके अंदर नहीं है। सर, एक आम जो सबसे ज़्यादा रहता है कि कीमोथेरेपी के बाद ना बाल उड़ जाते हैं और फिर कभी आते नहीं। देखो, जैसा मैंने पहले कहा कि बॉडी की नॉर्मल सेल्स को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, कोलेट्रल डैमेज जिसे हम कहते हैं, बट ये सब रिवर्सिबल डैमेज होती है। तो जो भी तेज़ी से बढ़ने वाली सेल हैं उसमें टारगेट है हमारा कैंसर की सेल्स, लेकिन जो हेयर रूट्स हैं, बालों की रूट्स जो होती हैं, मुंह के अंदर की त्वचा है, ऐसे ही बोन मैरो की सेल्स हैं, ये सब तेज़ी से बढ़ने वाली है। इनके ऊपर जब भी कीमोथेरेपी काम करती है तो कुछ डैमेज होता है। अब जो दिखता है उसके अंदर से वो हेयर है। हेयर रूट्स के ऊपर कीमोथेरेपी काम करती है बट वो टेम्पररी होता है। हेयर लॉस इज टेम्पररी। जब कीमोथेरेपी बंद होती है तो बाल वापस आ जाते हैं। सर, एक और लोगों के मन में रहता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका क्या कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनको कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती? देखिए, यूजली प्रेगनेंसी के अंदर कैंसर्स कम होते हैं, बट अगर हो भी जाए बाय चांस तो ऐसा नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बट हमें ये निर्धारित करना होता है कि देखो, जान दोनों की इंपॉर्टेंट है, माँ की और बच्चे की, दोनों की, होने वाले बच्चे की। अगर बीमारी पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में होती है तो उस दौरान में कुछ भी ट्रीटमेंट देना कैंसर से रिलेटेड, जैसा मैंने अभी कहा कि बॉडी की नॉर्मल सेल्स डैमेज होती है, ऐसे ही वो बच्चे को भी डैमेज कर सकती है। पहले 3 महीने के अंदर अगर हमारी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है, तभी किसी को कीमोथेरेपी लेनी चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए पहले 3 महीने में, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट में फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, गलत है। बट प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर बहुत ही कॉशियसली कीमोथेरेपी को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। अच्छा सर, कोविड आया था। कोविड के बाद बहुत लोगों को हुआ, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई। लोगों आज भी कोविड का जो मन में डर है, क्या जिन लोगों को कोविड हुआ है, हो चुका है, क्या उनको भी कैंसर के ट्रीटमेंट को लेके या कीमोथेरेपी को लेके कुछ मन में वो रहता है? देखिए, ये ऐसी बात है जैसे किसी को शुगर हुआ और ब्लड प्रेशर हो गया तो आप एक चीज़ का इलाज करेंगे, दूसरे का नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शन एक से दूसरे से किसी को भी हो सकता है। कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। कोविड आएगा चला जाएगा, कैंसर आएगा जब तक नहीं जाएगा जब तक उसका इलाज नहीं होगा। जिन भी पेशेंट्स को कोविड हुआ था उनको अगर कैंसर था या उनको कैंसर बाद में हुआ तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो साथ साथ चलेगा। कोविड के लिए जो भी रिसेसिव ट्रीटमेंट है वो साथ में लेना पड़ेगा, बट कैंसर के ट्रीटमेंट को हम अवॉइड या पोस्टपोन नहीं कर सकते। ऐसा है कि जब एक्टिव कोविड का फेज चल रहा होता है 2 हफ्ते के आसपास, जब बुखार होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, उस टाइम पे कीमोथेरेपी नहीं करते हैं। और जैसे ही कोविड का इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। जिनको
पहले कोविड हो गया उनको तो, और ठीक हो गए उनको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो इन्फेक्शन था, किसी भी अदर इन्फेक्शन की तरह वो शरीर से जा चुका है। अब आगे जो भी नई प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात बोला कि कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है कोविड की तरह, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि कैंसर अगर परिवार में एक को हो गया तो हो सकता है कि मुझे भी हो जाए। सो कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, बट कैंसर का जेनेटिक बेसिस हो सकता है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, जैसे हमें अपने जीन्स अपने माँ बाप से मिलते हैं, सो उसमें हो सकता है हमने कोई ऐसा जीन भी उनसे मिला हो जो कैंसर का डेवलपमेंट कर सकता है। सो अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे माँ और बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ब्लड रिलेशंस में जो है, अगर उनमें से किसी को भी फैमिली में कैंसर हुआ है तो जो बच्चे हैं उनको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और वो जीन की वजह से होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो उस घर में रहते तो इन्फेक्शन हो गया। जैसा हमने पहले समझा कि कैंसर बॉडी की अपनी सेल से डेवलप होता है। सो बॉडी की सेल दूसरे की हमारी सेल में बॉडी में आएगी तो वो किल कर देगी हमारी इम्यूनिटी, लेकिन अपनी जो सेल है जो बॉडी के नॉर्मल इम्यूनिटी से बच चुकी है और कैंसर में तब्दील हो चुकी है, वो बढ़ जाएगा। तो ये कहना कि ये एक से दूसरे को फैलता बिल्कुल गलत है। हालांकि जिन फैमिलीज़ के अंदर पहले लोगों को, बुजुर्गों को कैंसर रह चुका होता है, उनके बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें कैंसर की संभावना डेवलप होने की ज़्यादा होती है। इसमें खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, कुछ लिम्फोमाज हैं, प्रोस्टेट कैंसर खास तौर पे मेल्स के अंदर अगर उनके पिता या दादा को किसी को हुआ है तो उनका फैमिली में बच्चों को होने के रिस्क ज़्यादा रहता है। अच्छा सर, क्या कीमोथेरेपी एक पेनफुल थेरेपी है? सो कीमोथेरेपी पेनफुल थेरेपी नहीं है। जैसा पहले हमने बताया कि एंटीबायोटिक्स की तरह से इसको दिया जाता है ग्लूकोज में डिसॉल्व करके, बट दर्द कीमोथेरेपी देने से नहीं होता। कीमोथेरेपी के बाद जो उसके कोलेट्रल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ऊपर से तो हमें हेयर लॉस विजिबल होता है, बट अंदर मुंह की त्वचा का छिलना, बॉडी इम्यूनिटी डाउन जाना जिससे इन्फेक्शन होना, जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो खास तौर पे तब होती हैं जब कीमोथेरेपी तो दे दी जाए बट उसके साथ जो प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए वो ना दी जाए, तो वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो कीमोथेरेपी अपने आप में कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बट अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक से मैनेज नहीं किया जाए या उनको डेवलप होने से टाइमली रोका नहीं जाए तो वो पेनफुल ज़रूर बन जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि कीमोथेरेपी के दौरान कुछ खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि लोगों को लगता है कि वो शायद मीठा नहीं खा सकते या बहुत सारी चीज़ें खा नहीं सकते। देखिए, काफ़ी लोगों में अवधारणा होती है कि कैंसर के दौरान या कीमोथेरेपी के दौरान मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट मेटाबॉलिज्म का ग्लूकोज है। जब तक शरीर को, स्पेशली ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेंगे। तो हम चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, चाहे फैट्स खाएं, चाहे प्रोटीन्स खाएं, बॉडी सबसे पहले बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उसको ग्लूकोज में तब्दील करती है। तो ऐसे में ये कहना कि शुगर नहीं खाना चाहिए इससे कैंसर बन जाता है या बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो चिकनाई ज़्यादा, मीठा ज़्यादा, ये सब कुछ कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान नहीं खाना चाहिए। एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी की नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होती हैं और उनको रिकवरी के लिए प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब भी कैंसर का इलाज चल रहा हो तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी हम खाएं उसमें प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से ज़्यादा हो। दूसरी मेन चीज़, जितनी भी कीमोथेरेपी दवाइयाँ अधिकतर उनमें या तो लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं या किडनी से बॉडी से बाहर निकलती हैं। सो जब तक हाइड्रेशन, मतलब इंसान का पानी पीना अच्छा नहीं होगा, वो दवाइयाँ शरीर में देर तक घूमती रहती हैं, निकलती नहीं है। तो इसलिए हम यूजली अपने सब मरीजों को, अनलेस अनटिल उनको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, एडवाइस करते हैं कम से कम 3 से 4 लीटर पानी या लिक्विड ज़रूर लें, जिससे दवाई शरीर में अपना काम करे और उसके बाद निकल जाए, ताकि उसके लंबे टाइम तक साइड इफेक्ट। सर, हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पे बात की। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब कीमोथेरेपी चल रही होती है, आदमी की जल्दी रिकवरी हो, इसके लिए क्या उसको कुछ प्रिकॉशन लेने से फ़ायदा होता है? देखिए, जब कीमोथेरेपी चल रही होती है, कुछ फैमिलीज़ में, कुछ लोगों में ये गलत धारणा होती है कि जिसका इलाज चल रहा है उससे इन्फेक्शन नॉर्मल लोगों का हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्यूनिटी जिस पेशेंट का कैंसर का इलाज चल रहा होता है उसकी कम होती है, तो उसके इन्फेक्शन कैच करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो लोगों से मिलना जुलना ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर कम कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी खांसी, ज़ुकाम, बुखार, जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस हैं, वो आराम से एक से दूसरे तक, जैसा हमने कोविड में देखा, ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी दूसरों का इन्फेक्शन, खासतौर पे सांस के इन्फेक्शंस, ये सब इजीली कैंसर पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट में हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अपने आप को कमरे में कैद कर ले, अपने आप पे कर्फ्यू लगा ले।
आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहना है। सोशल मीटिंग के लिए आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सब चीज़ें आप लोगों से उनसे वर्चुअली मिल सकते हैं। फिजिकली अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज, ये सब रूटीन मेंटेन करिए, बट लोगों से मिलना जुलना कम रखिए। अगर आपको बाहर घूमने भी जाना है तो यूजली वो टाइम यूज़ कीजिए जब लोग कम होते हैं। जैसे अगर आपको शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाना है तो सैटरडे संडे अवॉइड करिए जब मॉल्स ओवर क्राउडेड होते हैं। आपको अगर लिफ्ट और स्टेयर्स में से ऑप्शन मिल रही है, एस्केलेटर में ऑप्शन मिल रही है, तो चूज एस्केलेटर विच इज़ ओपन एनवायरनमेंट, सो लोगों का इन्फेक्शन आपको पास होने के चांसेस कम होते हैं। सो जनरल हाइजीन प्रिकॉशंस, चाहे वो लोगों से मिलने जुलने में या खाने पीने में, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। थैंक यू डॉक्टर संदीप, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सिर्फ इसे अपने तक मत रखिएगा, इसको आगे भी लोगों तक भेजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।